नमस्ते मित्रों, आप सभी जो भी मेरी ये वीडियो देखते हैं, मैं अक्सर वीडियो पॉलिटिकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उन पर वीडियोस बनाता हूँ, या जो भी टॉपिक मुझे लगता है कि जिससे लोगों को फ़र्क पड़ता है, उनके जीवन में फ़र्क पड़ता है, उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। और ये वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी सारी रिसर्च करता हूँ, काफ़ी सारे लोगों से मैं वन टू वन बात करता हूँ, क्योंकि जो बातें किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज्ड व्यक्ति को पता होती है, वो यूजुअली हमको न्यूज़ में नहीं आती है। सो मैं ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, वो मैं किसी से बात करके बताता हूँ या रिसर्च करके बताता हूँ। सो मैंने सहारा पर कुछ वीडियोस बनाई हैं और ये वीडियो भी मैं सहारा के विषय में बनाने वाला हूँ। मोर ओवर सहारा के जो एजेंट्स हैं, उन एजेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक थॉट ये है कि सहारा के जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें लगता है कि वे बहुत परेशान हैं, उनका पैसा उनको नहीं मिल रहा है। सहारा इंडिया कंपनी के जो टॉप लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, जो उन्हें लगता है, और सहारा के स्टाफ को लगता है कि वो बहुत परेशान हैं। लेकिन इन सब का समस्याएं, परेशानियों को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो परेशान हुआ है या अभी भी परेशान है और हमेशा परेशान रहेगा जब तक ये मुद्दा सुलझ नहीं जाता, वह केवल सहारा इंडिया के कार्यकर्ता हैं। ये बात एक एक व्यक्ति को बिल्कुल पहली बार सुनते ही समझ में आ जाएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। निवेशक को लगता है कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है जो हमने जमा किया है, इसलिए वो परेशान है। तो सहारा इंडिया के कार्यकर्ता ने भी अपना पैसा उसमें जमा किया है, डाला है, वो भी आपके जितना ही परेशान है। और तो और सहारा के कार्यकर्ताओं ने किसी भी निवेशक से लगभग 10 गुना ज़्यादा पैसा सहारा में लगाया है। किसी निवेशक ने अगर 5 लाख ही उसमें सहारा में इन्वेस्ट किया है, तो सहारा के कार्यकर्ता ने 30, 40, 50 लाख, जितना भी उसने पिछले 10-15 साल में मेहनत की होगी, उतना उसने उसमें निवेश किया होगा। तो जमाकर्ता से अधिक पैसा किसी भी एक कार्यकर्ता ने सहारा में जमा किया हुआ है। दूसरा, सहारा के जो हाई लेवल ऑफिशियल्स हैं, उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनकी सारी मेहनत जो उन्होंने इतने सालों में की है, वो बर्बाद हो गई या पानी में जा रही है। तो सहारा के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी तो पिछले 10-20 साल कितनी मेहनत की है सहारा में, और उनका जो नाम कमाया है, इकोसिस्टम कमाया है, वो सब भी पानी में जा रहा है। तो यहाँ पर भी यही बात तो सहारा के कार्यकर्ता के लिए भी लागू होती है। और सहारा के जो स्टाफ है, जो मैनेजर्स है, जो रीजनल मैनेजर्स है, जो एरिया मैनेजर्स हैं, उन्हें लगता है कि लोग हमें परेशान करते हैं या फिर हम ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। अक्सर इन्वेस्टर्स आकर हमसे कभी कभी बदतमीज़ी करते हैं, कभी कभी बार बार हमसे फ़ोन लगा के पूछते हैं कि हमारा पेमेंट कब होगा। तो सेम चीज़ें कार्यकर्ता के साथ भी होती है। मोर ओवर, जो भी कार्यकर्ता हैं सहारा के, वो किसी शादी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स सोचते नहीं हैं, जो निवेशक है सहारा के, वो सोचते नहीं है कि जो सामने व्यक्ति है ये सहारा श्री नहीं है, सुब्रत रॉय नहीं है ये, कि इनसे पूछेंगे और ये आपको पैसा देंगे या जवाब देंगे। ये केवल एक काम करने वाले मुलाजिम हैं। ये उस कंपनी में काम करते थे। जिस प्रकार से उन्होंने इस कंपनी पर भरोसा करके इसमें काम करना शुरू किया, उसी प्रकार आपने कंपनी पर भरोसा करके कंपनी में पैसा डाला है। आपको कंपनी की स्कीम्स पसंद आई हैं और आपने पैसा डाला है। तो यूजुअली मैंने देखा है कि जो निवेशक हैं, वो बिना सोचे समझे कहीं भी पूछना चालू करते हैं कि भाई साहब हमारा पैसा कब मिलेगा। तो इस प्रकार की बातें निवेशक को ऑफिस में ही, सहारा इंडिया के ऑफिस तक या जहां पर काम हो रहा है, काम की जगह तक ही सीमित रखनी चाहिए। लेकिन निवेशक की बातें कहीं भी करते हैं। तो ये भी एक परेशानी है जो सहारा के कार्यकर्ता झेल रहे हैं। सो ओवरऑल ये बात हर इस वीडियो को देखने वाला व्यक्ति समझेगा कि सबसे ज़्यादा जिसकी परेशानियां बड़ी हैं, वह सहारा का कार्यकर्ता ही है। उसकी तो कमाई ही इससे होती थी, घर ही इससे चलता था सहारा से। तो पिछले 4-5 सालों से सहारा ने 1 रुपया नहीं दिया है किसी भी एजेंट को। उल्टा पैसा सहारा के एजेंट से सहारा ले रही है। सहारा पैसा ले रही है, एक्सपेक्ट कर रही है कि कार्यकर्ता काम करेंगे, एक्सपेक्ट कर रही है कि कार्यकर्ता जो निवेशक हैं उनको संभालेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नए निवेशक लेकर आएंगे एजेंट्स, लेकिन कमीशन नहीं देंगे या फिर कोई भी जो उनका पेमेंट बनता है वो पेमेंट नहीं देंगे, उल्टा उनसे पेमेंट ले रहे हैं। सेकेंडली, जो ये मैनेजर्स हैं, जो स्टाफ के हैं सहारा के, इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। वो यूजुअली कॉपरेट नहीं कर रहे हैं सहारा के एजेंट से।
तो जो सहारा के एजेंट से, वर्कर से सबसे ज़्यादा परेशान वो हैं, क्योंकि सहारा के जो स्टाफ है, कुछ स्टाफ सहारा का ऐसा है जो कॉपरेट नहीं कर रहा है, साथ ही साथ जो निवेशक हैं, कुछ ऐसे निवेशक हैं जो बिल्कुल कॉपरेट नहीं करते हैं और कभी कभी अपनी सीमाएं भी लांघ जाते हैं। और दूसरा, आर्थिक रूप से भी सहारा कोई सहायता तो नहीं कर रही है, उल्टा एजेंट्स ही सहारा में पैसा डाल रहे हैं। या मैं कहूँ तो सहारा केवल एक्सपेक्ट कर रही है एजेंट से कि मार्केट से और इन्वेस्टमेंट और पैसा एजेंट्स लेकर आएंगे, जिससे सहारा फिर खड़ी होगी। लेकिन सहारा का स्टाफ, निवेशक, ये तीनों ही एजेंट्स की हेल्प नहीं कर रहे हैं। दूसरा, एजेंट्स जिनका जो आर्थिक खजाना था, जो आर्थिक उनकी पूंजी थी पिछले कुछ सालों की, वो आर्थिक पूंजी भी इस लॉकडाउन के समय, ये जो 2 बार लॉकडाउन लगा है, इस समय में काफ़ी ज़्यादा खत्म हुई है और काफ़ी हद तक कम हुई है। अब जो मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा एजेंट्स परेशान हैं, तो परेशान इसलिए हैं कि कंपनी दे नहीं रही है कुछ और उनसे एक्सपेक्ट कर रही है कि वो कंपनी को कुछ देंगे। कंपनी ने एक वैलिड करके एक स्कीम या फिर एक रूल बनाया हुआ है, जिसके ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट सहारा का कोई भी एजेंट लेकर आता है, उसमें से कुछ परसेंट तो कंपनी को उसमें से देना पड़ता है। एजेंट को उसमें से कुछ परसेंट कंपनी को देना पड़ता है। वो पैसा उस समय एजेंट या फिर जो उसका जो ब्रांच है, जो एरिया है, जो सेक्टर है, वो पैसा उस समय यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पैसा तो कंपनी तक चला जाएगा, तो वो पैसा कंपनी फिर आगे फर्दर किसी यूज़ में लेकर आएगी, लेकिन वो ब्रांच या वो सेक्टर उस पैसे को यूज़ नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से और जो एजेंट्स की दिक्कतें हैं वो बढ़ रही हैं। दूसरी बात, सहारा इंडिया पिछले कुछ समय से ऐसा बार बार कहती आ रही है कि अगले 2-3 महीने में पेमेंट हो जाएगा, अगले 2-3 महीने में पेमेंट हो जाएगा। तो बार बार जो सहारा के एजेंट्स हैं वो अपने निवेशकों को यह आश्वासन देने लगते हैं कि अगले 3 महीने में आपका पेमेंट हो जाएगा, या अगले 6 महीने में, या इस साल के अंत तक आपका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर जब वो वादे पूरे नहीं होते हैं तो निवेशक जो पहले भरोसा कर पाते हैं एजेंट्स पर, अगली बार वो भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे निवेशक कम भरोसा करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार सहारा के एजेंट्स की समस्याएं इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ी हैं। और एक मुद्दा मुझे आपके सामने यह रखना था कि जैसे काफ़ी सारे लोग हैं, ज़्यादातर लोगों का सहारा में काफ़ी कम अमाउंट फंसा हुआ है, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इससे ज़्यादा का अमाउंट लोगों का सहारा में नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये अमाउंट कम है, छोटा है या बड़ा है। अगर 1 रुपये का भी अमाउंट है तो वो छोटा भी है और बड़ा भी है। अगर 10 लाख का भी अमाउंट है तो वो छोटा अमाउंट भी है और बड़ा अमाउंट भी है। वो व्यक्ति पर पर्सन टू पर्सन वो डिफ़र करता है। लेकिन मान लीजिए सहारा से किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये का भुगतान मिल गया, तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? क्या उसके जीवन में वो बहुत बड़ा घर खरीद लेगा, गाड़ी खरीद लेगा? नहीं, वो पैसा लेकर वो बैंक में जमा करेगा, उससे एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे थोड़ा सा इस पे इन्वेस्टमेंट या रिटर्न आ जाए, या वो कहीं उस पैसे को लगाएगा। लेकिन उस पैसे को प्राप्त करने के लिए वो जितना किसी का शोषण करता है, जितना किसी को दिन में 10 बार फ़ोन लगाता है, अभद्र भाषा में बात करता है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उस 10,000 रुपये का मोल उस निवेशक के जीवन में भी इतना नहीं है जितना उस निवेशक और एजेंट के बीच का जो संबंध है, उस संबंध का इतना मोल है। लेकिन उस 10,000 रुपये का इतना मोल नहीं है जिसके लिए निवेशक एजेंटों के साथ में अपने संबंध खराब कर रहे हैं। आप में से ये वीडियो देखने वाले अधिकतर लोग निवेशक होंगे और आपका हक है पैसा मांगे, लेकिन वो पैसा आप सही व्यक्ति से और सही तरीके से ही मांगेंगे। यदि आपने गलत व्यक्ति से गलत तरीके से पैसा मांगा तो आप खुद गलत हो जाते हैं। फिर जब तक वो व्यक्ति सामने से नहीं कहता है कि ये आपका पैसा आप ले लीजिए, आप उससे पैसा नहीं मांग सकते। आप कंपनी से पैसा मांग सकते हैं, बिल्कुल, आप एफआईआर भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है, वो तो कंपनी का केवल एक वर्कर है, तो उससे आप हर बार इस प्रकार की भाषा में बात करके कैसा पैसा मांग सकते हैं? फिर वहाँ आप गलत हो जाते हैं। फिर आपका इतना हक नहीं बनता कि आप उस व्यक्ति से बार बार पूछें कि सर मेरा पैसा कब मिलेगा, भाई साहब मेरा पैसा कब मिलेगा, क्योंकि आपने गलत व्यक्ति से गलत भाषा में बात की है। मैं मानता हूं कि जो एजेंट है आप उसी से बात करेंगे,
लेकिन वो एक एजेंट है, वो सुब्रत रॉय नहीं है, कंपनी का मालिक नहीं है वो, या वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, या इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है कि आपको बता देंगे कि कब पेमेंट मिलेगा। वो केवल वही बता पाएंगे जो उनको ऊपर से जानकारी मिलेगी। ऊपर से कहा जाएगा अगले 3 महीने, तो वो भी आपको 3 महीने ही बताएंगे। ऊपर से कहा जाएगा 6 महीने, तो 6 महीने बताएंगे। लेकिन यदि आप गलत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या किसी भी प्रकार की आप ऐसी हरकत करते हैं जो सही नहीं है, तो वहां आप गलत हो जाते हैं। और आपकी भले कितनी भी राशि हो, वो राशि उस समय बड़ी नहीं हो सकती। सामने वाले व्यक्ति के सम्मान से, उसके जीवन से बड़ी आपकी वो राशि नहीं हो सकती। फिर उस राशि का कोई मोल नहीं है और आप गलत हो जाते हैं और आप फिर उसके बाद में उस व्यक्ति से प्रश्न पूछने लायक नहीं रहते हैं। आप सभी दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मुझे गलत मत लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका हक नहीं है, आपका पूरा हक बनता है, लेकिन तरीके से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप कानूनी मदद ले सकते हैं। आप चाहे पुलिस से मदद ले सकते हैं, कलेक्टर से मदद ले सकते हैं, किसी से भी कानूनी मदद ले सकते हैं, सेबी से मदद ले सकते हैं, लेकिन तरीके से। अब ये जो मैंने आपको बातें बोली है, ये मैं थोड़ा भावुक हो गया था या भावनात्मकता में आकर के मैंने ये बातें आप लोगों से कही हैं, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर निवेशक थोड़ा सा आक्रामक से मेरा मतलब थोड़ा सा वो गुस्से में आ गए, थोड़ा उन्होंने ठीक तरीके से बात नहीं की, जिससे जो सामने एजेंट है सहारा के या फिर स्टाफ है, उन पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपका हक है, भले ही वो 1 रुपया भी हो तो भी आपका हक है कि वो 1 रुपया, वो पैसा, वो जितना भी पैसा हो आपको मिले, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। सहारा के जितने भी एजेंट्स हैं उनके साथ में आपको कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। वो कोई भगवान नहीं है या फिर उनके हाथ में तो कोई निर्णय है नहीं कि वे कभी भी चाहें और आपका पेमेंट दे सकें। अगर उनके पास पैसा होता तो वो अभी तक आपका पेमेंट पहली बात रोकते ही नहीं। उनके पास पैसा होता तो वो कब का आपका पेमेंट आपको दे देते। किसी रीज़न से पैसा रुका है। और ये जो कोरोना की महामारी आई, इसमें कितने ही लोग, करोड़पति लोग, पैसे वाले लोग चले गए। अब वो पैसा तो चला गया, लेकिन जो संबंध होते हैं, संबंधों की वजह से काफ़ी सारे लोगों की जानें इस कोरोना काल में बची हुई हैं। संबंधों की वजह से ही, लोगों के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से काफ़ी सारों को बेड मिला है। जिनके पास पैसा नहीं भी था, सिर्फ अच्छे संबंधों के बल पर उन्हें बेड मिले हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर मिला है, दवाइयाँ मिली है, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं। और बहुत सारे पैसे वालों के पास पैसा होते हुए भी उन्हें बेड नहीं मिला, इंजेक्शन, दवाइयाँ नहीं मिली। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि पैसा आपका सुरक्षित है, मुझे ऐसा लगता है। मैं सहारा की ओर से बिल्कुल बात नहीं करता हूँ। जहाँ सहारा गलत है मैं उनको गलत कहता हूँ और जहाँ सही है वह सही कहता हूँ। लेकिन आपका पैसा आपको मिल जाएगा, आज नहीं कल मिल जाएगा। लेकिन जो आपके संबंध हैं वो आपकी आज की पूंजी है। वह ऐसी पूंजी है जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। पैसा ख़त्म हो जाता है, संबंध ख़त्म नहीं होता। संबंध आप अपने हाथ से ख़त्म करते हैं। मित्रों, अंत में बस यही कहना चाहता हूँ, यदि मेरी किसी बात से आप लोगों को बुरा लगा हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थोड़ा भावुक होकर मैंने इस वीडियो में आप लोगों के सामने अपनी बातें रखी हैं। और मेरी जो पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने सहारा के बारे में एक अच्छी खबर बताई थी लोगों को, और वो खबर ऐसी वैसी कोई अफवाह नहीं है, वो एक ऑफिशियल लेटर उसका आया था जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। अब मुझे सहारा पैसे नहीं देती है, ना ही मुझे कोई ब्रांच सहारा की या कोई सरकार मुझे कोई पैसा नहीं देता है इन वीडियोस को बनाने के लिए। ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस वीडियो से या फिर इस विषय से लोगों को फ़र्क पड़ता है, तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। मेरे पास सहारा के बारे में जानकारियाँ आती हैं, मुझे पता होता है। सहारा की कुछ मीटिंग्स तो ऐसी हुई है जिसमें 3-3, 4-4 घंटे मैं खुद बैठा हूँ उन मीटिंग्स को अटेंड करते हुए, कि उसमें अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और आप तक वो जानकारी पहुँचाऊँगा। तो जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी वो मेरे शब्द बिल्कुल नहीं थे। उस सहारा श्री ने जो भारत के सभी कलेक्टर्स को लेटर दिया था, उस लेटर में जो शब्द थे वो पूरा लेटर ही मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है कि आखिर उस लेटर में लिखा क्या हुआ है। तो आप में से काफ़ी लोगों को वो लेटर का फ़ोटो चाहिए था, तो मैं उस लेटर को यहाँ कहीं लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में उसका एक PDF छोड़ दूंगा। आप डाउनलोड करके उस लेटर को पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या लिखा है। और मैंने जो वीडियो में बोला है और जो उस लेटर में लिखा है वो बिल्कुल सेम है, वे मेरे शब्द नहीं थे।
और दोस्तों, मैंने पिछली मेरी वीडियो में ये बात नोटिस की कि मैंने उस वीडियो में ऐसा कहा कि सहारा इंडिया आपके पैसे दे सकती है, कैसे दे सकती है, कब दे सकती है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आए जिसमें लिखा था कि सुब्रत रॉय चोर है, सहारा चोर है, मैं आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो पहली बात, वो मेरे शब्द नहीं थे, वो उस लेटर में जो लिखा हुआ था वो मैंने आपको बताया है। और दूसरी बात, अगर इस वीडियो में मैं अभी ये बात बोल दूं कि सहारा इंडिया आपको आपके पैसे नहीं देगी, सहारा इंडिया आपके पैसे खा चुकी है, आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे, उन पैसों को भूल जाइए, तो क्या आप लोग खुश होंगे? क्या इस वीडियो पर बहुत सारे लाइक्स आएंगे, या कमेंट सेक्शन में लोग मेरे बारे में ये लिखेंगे कि आप तो बहुत जानकार हो, या आप बहुत अच्छे हो, आप सारी सच्ची बातें करते हैं? नहीं, पॉजिटिव साइड भी हमें देखनी चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि पिछली वीडियो में मैंने जो कहा कि सहारा इंडिया आपके पैसे दे सकती है वो गलत है, सहारा पैसे दे ही नहीं सकती है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में ये लिख सकते हैं कि सहारा पैसे दे ही नहीं सकती है, यही परम सत्य है। और अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि सहारा पैसे नहीं देगी, तो मैं भी कह देता हूँ कि सहारा पैसे नहीं दे पाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।